स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बल लगा के पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत ही वो रास्ता है जिससे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। देयरफॉर इसलिए आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, हर उन परिस्थितियों से जूझने का प्रयास कीजिए जो आपके सामने हैं। हमारे सामने बहुत विषम परिस्थितियां चल रही हैं। कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं, आसपास का पर्यावरण प्रदूषित है, दूषित है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें लगातार मेहनत करना है, क्योंकि उन उड़ानों को पूरा करना है, उन सपनों को पूरा करना है जिनको हमने या हमारे गुरु ने या हमारे माँ बाप ने हमसे पाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज उसके आगे जहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया था। कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर, उसको थोड़ा सा हम फिर से एक बार समझा देते हैं वैसे ही जनरली, कि अगर कोई चालक है और वो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये, और कोई चालक है जो क्या करता है, जो क्या कर रहा है, इसके लंबवत दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। और उसका मान आपको बताया जा चुका है। तो अगर आपसे इस टॉपिक के बारे में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, इसको सुनिए। पहला ऐसे पूछ सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल के आधार पर बताइए, लॉरेंज बल के आधार पर बताइए कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको यही टॉपिक लिखना है, क्योंकि लॉरेंज बल की जब हम चर्चा करेंगे तो इसका हमने यहाँ पर जब हम इस टॉपिक को बताए थे, जब हमने इस टॉपिक को सीखा था, जाना था, तो हमने यहाँ पर जाना था कि यहाँ पर लॉरेंज बल की चर्चा की गई थी कि नहीं की गई थी। जी हाँ, शुरुआत ही लॉरेंज बल की हुई थी। लॉरेंज बल के आधार पर ही हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को निकाला था। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने लगते हैं, और जिसके कारण चालक के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने सीखा और जाना। अब हम लोग उसके आगे समझेंगे, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों को आपको व्यवहारिक रूप में समझना कि मैंने इस टॉपिक में क्या बताया है। सपोज कीजिए, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, कि जैसे ये चुंबकीय, मेरी जो उंगलियां हैं, ये जो चारों उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं, और कोई सतह या कोई वस्तु उसको इस तरह से काट रहा हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कर रहा हो, लंबवत क्या कर रहा हो, काट रहा हो, तो यानी इनको फ्लक्स रेखाएं भी बोल सकते हैं। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स रेखाएं बोलेंगे। और जब कोई चालक उसको काट रहा होगा, लंबवत उसको काट रहा होगा, देख रहे हैं आप इसको, मुझे लगता है दिख रहा होगा, इस तरह से काट रहा है। थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ से अब थोड़ा बेहतर होगा। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है उस तरफ, और ये कोई चालक है जो इसको काट रहा है, यानी कोई चालक नीचे की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काट रहा है, और इसका मतलब है इस चालक की सिरों, अगर ये चालक है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। प्रिय बच्चों, मैंने क्या बोला, इसके लंबवत। लेकिन अगर देखिए, अगर ये चालक ऐसे ना हो करके बल्कि ऐसे गति करे, तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा? नहीं काटेगा, और तब चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर कब उत्पन्न होता है? जब वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर से मेरी बातों को सुनिए।
चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या चालक के सिरों के बीच विभवांतर तभी उत्पन्न होगा जब वो चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, जिन्हें हम फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं, काटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है, इसकी दिशा इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और चालक इसको काट रहा है। अब कोई पूछेगा कि क्या सर ऊपर से नीचे ही गति कर रहा हो तभी माना जाएगा, तभी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा? मेरा उत्तर होगा नहीं। अगर कोई चालक नीचे से ऊपर भी आ रहा है तब भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि तब भी वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काट रहा है। लेकिन अगर कोई चालक इस तरह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटता है, और जब नहीं काटेगा तो उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी एक एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ सकता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई व्यक्ति है वो दौड़ रहा है, कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई इंसान है जो दौड़ रहा है, वो पूरब से पश्चिम में दौड़ रहा है, तो क्या पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है या पश्चिम से पूरब की ओर दौड़ रहा है, तो क्या उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा? तो आपका उत्तर होगा एस, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। कैसे होगा, आइए हम लोग समझते हैं, जानते हैं थोड़ा सा। प्रिय बच्चों, आप ये जानते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव होते हैं और दो दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पृथ्वी में तो एक ही उत्तरी ध्रुव होता है और एक ही दक्षिणी ध्रुव होता है, तो आप कह रहे हैं सर दो उत्तरी ध्रुव होता है और दो दक्षिणी ध्रुव होता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, वास्तव में दो उत्तरी ध्रुव और दो, पिछले चैप्टर में है कि आपको जानना है कि सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये जो सिरा है और ये जो सिरा है, इसे भौगोलिक उत्तर कहेंगे, इसे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, यानी भूगोल में अगर हम पढ़ते हैं तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जब ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है तो ये वास्तव में इसी ध्रुव पर दंड चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि यहाँ से मान लीजिए केंद्र है, तो यहाँ से लगभग 11.2 अंश का कोण बनाकर, कितने अंश का? 11.2 अंश का कोण बनाता है, और वो 11.2 अंश के कोण पर ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी पृथ्वी दंड चुंबक की तरह व्यवहार इस रूप में करती है, और ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। और तो इस तरह से पृथ्वी के कई ध्रुव हो गए, दो दक्षिणी ध्रुव हो गए और दो उत्तरी ध्रुव हो गए कि नहीं हो गए? ये कौन सा उत्तरी ध्रुव है? ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ये कौन सा उत्तरी ध्रुव है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। कौन सा भाई उत्तरी ध्रुव है? ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ गई आ गई? तो ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हो गया। क्लियर हो गया? अब ये 11 और ये क्या है? ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अब देखिए कहीं कहीं पर इसकी जो वैल्यू है 11.2 अंश है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको कितना माना गया है? 11.3 अंश। तो आप लोग 11.3 अंश ही मानोगे। और ये क्या हो गया? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हो गया? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो आपने क्या सीखा? पृथ्वी के कितने दो उत्तरी ध्रुव हैं? पृथ्वी के दो उत्तरी ध्रुव हैं और दो दक्षिणी ध्रुव हैं। और एक बात और मैं यहीं पर बता दूं मेरे बच्चों, ये भी जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ
कि आपको ये जानना है कि वास्तव में जो चुंबकीय, आप जानते हैं, अलग से समझ लें, मैं फिर से बता दूं आपको। जब मैंने दंड चुंबक बताया था तो दंड चुंबक के बारे में बताया था कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय छेद रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हुए एक वंद वक्र बनाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करते हुए एक वंद वक्र बनाती हैं। तो प्रिय बच्चों, आपको ये जानना है कि यहाँ पर ये जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर चुंबकीय छेद रेखाएं प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं और यहाँ से बाहर निकलती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत शब्दों को बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। वास्तव में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से यहाँ से चुंबकीय छेद रेखाएं क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं और यहाँ से निकलती हैं। तो जब यहाँ से निकल रही हैं तो इसे कौन सा ध्रुव बोलना चाहिए? इसे कौन सा ध्रुव बोलना चाहिए? उत्तरी ध्रुव बोलना चाहिए। यानी ये वास्तव में दंड चुंबक का कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। और ये दंड चुंबक का कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है मेरे बच्चों। तब आप कहोगे सर जी, जब ये दक्षिणी ध्रुव है और जब ये उत्तरी ध्रुव है तो आपने इसे दक्षिणी ध्रुव क्यों लिखा और इसे आपने उत्तरी ध्रुव क्यों लिखा? तो प्रिय बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव के समीप है, तो याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए इसे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहा गया। और ये जो ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के समीप है, इसीलिए इसे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहा गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये जानना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या जानना है कि वास्तव में जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो वास्तव में उत्तरी ध्रुव ना होकर के बल्कि क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। जबकि जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है वो वास्तव में दक्षिणी ध्रुव ना होकर के क्या है? उत्तरी ध्रुव है। तो इस तरह से आपने ये जाना, ये सीखा, ये समझा कि चुंबक भी एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पृथ्वी भी एक दंड चुंबक की तरह क्या करता है? व्यवहार करती है, जब जिसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी होते हैं। तो अब हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जो हमने प्रश्न आपसे पूछा था कि इसका मतलब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को फॉर एग्जाम्पल थोड़े से समय के लिए हम मान सकते हैं। तो मान लीजिए एक ही दिशा में मान सकते हैं, क्योंकि 11.3 अंश बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता। तो मान लीजिए, अब आपसे प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि कोई व्यक्ति है जो पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है, तो क्या उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जी हाँ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, ये भी बताया जा चुका है आपको। और पृथ्वी क्या है? दंड चुंबक है कि नहीं है? तो जब दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है कि नहीं करती है? करती है, जी हाँ करती है। तो जब पृथ्वी दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? और चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ही होगा। क्लियर है? बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उत्तर दक्षिण दिशा में हो गया। मान लीजिए ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। और एक आदमी है जो क्या हो रहा है? ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो कोई आदमी अगर पूरब से पश्चिम जा रहा हो, पूरब से पश्चिम जा रहा हो या पश्चिम से पूरब जा रहा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा कि नहीं काटेगा? जी हाँ काटेगा। और जब काटेगा तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिण दिशा में या दक्षिण से उत्तर दिशा में जाएगा, तो क्या उसके सिरों के बीच कोई विभवांतर उत्पन्न होगा? आप कहोगे जी नहीं, उसके सिरों के बीच कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। तो क्यों नहीं उत्पन्न होगा? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को नहीं काटेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अभी तक क्या सीख लिया है
कि पृथ्वी एक धन चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी के 2 उत्तरी ध्रुव 2 दक्षिणी ध्रुव होते हैं, एक भौगोलिक और एक चुंबकीय। और पृथ्वी एक धन चुंबक की तरह ये भी बोलते हैं, जान चुके हैं हम लोग। और हम ये भी जान चुके हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तभी उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब वह चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। चाहे चुंबकीय क्षेत्र की अंदिश दिशा में काटे, उसकी दिशा में काटे, चाहे उसके विपरीत दिशा में काटे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस फर्क मैंने बोला ना कि जैसे ये क्या है ये चाहे ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो कोई चालक यहाँ इधर काटे तब भी चुंबक यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, कहीं पर भी अगर गुजर रही है तो क्या होगा, इसके सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ बच्चे मन में चूँकि जागरूकता है, साइंटिस्ट हैं, सोच है, विचार है, तो सोचने लगते हैं कि सर जी जब आदमी दौड़ रहा है और उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया तो तब तो उससे करंट बहने लगना चाहिए, क्योंकि जब वोल्टेज आ गया, आदमी के सिरों के बीच वोल्टेज आ गया, तब तो उसके सिरों के उसमें करंट बहने लगना चाहिए। प्रिय बच्चों, आप अच्छा सोच रहे हो, आपका विचार अच्छा है, लेकिन आपको ये बात बताई जा चुकी है कि हम मनुष्य का शरीर एक चालक की तरह व्यवहार करता है, सही है, लेकिन हमारे सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इतना अधिक नहीं होगा कि हम उससे धारा प्रवाहित कर सकें। और दूसरा एक कारण और है कि आप ये भी जानते हैं कि धारा को प्रवाहित होने के लिए एक परिपथ का पूरा होना ज़रूरी है। तो जब तक परिपथ नहीं पूरा होगा तब तक किसी परिपथ में धारा नहीं बहेगी। आपको ये बताया जा चुका है, एक उदाहरण के द्वारा बताया जा चुका है कि जैसे एक चार्जर है, चार्जर का स्विच ऑन है, लेकिन अगर उसके साथ बैटरी को नहीं जोड़ा गया है तो उससे कोई धारा नहीं बहेगी। क्योंकि परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, एक नए टॉपिक को जानते हैं और समझते हैं। अब हम लोग उसके आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा की दिशा, हमने उस पर व्याख्या भी बताई है। तो हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि प्रेरित धारा की दिशा हम लोग कैसे जानेंगे। तो उसके लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम लोग लगाते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर क्या हों, लंबवत हों। यदि अपने हम दाएं हाथ की, ये दाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर क्या हों, लंबवत हों, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा अंगूठा चालक के गति की दिशा को बताए, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। फिर से एक बार सुनिए, मैंने क्या बोला कि यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर क्या हों, लंबवत हों, अर्थात उनके बीच का कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताए, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके लिए याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। MBI, M पहला अंगूठा होता है M फॉर मोशन, B दूसरा वाला चुंबकीय क्षेत्र, और I करंट, प्रेरित धारा, MBI। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? CBI से याद कर लीजिए, MBI ऊपर C की जहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, तो MBI हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हम लोग आज कल हम लोगों ने लारेंज बल के आधार पर ये जाना, ये सीखा कि किसी चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या विभवांतर उत्पन्न होता है। अब हम लोग आज लारेंज बल के आधार पर ही जानेंगे। लारेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की व्याख्या करेंगे। कल एक व्याख्या हम लोगों ने किया, फैराडे के पहले नियम की व्याख्या की कि नहीं की? एक टार्च वाला प्रयोग बताया था कि नहीं बताया था कि हम जब कुंडली चुंबक को पास लाएंगे या समीप लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा,
परिवर्तन होगा। तो अगर आपसे कह दिया गया, क्वेश्चन आ गया कि फैराडे के नियम की व्याख्या कीजिए, तो जो बात आपको कल बताई गई थी आपको वही बात लिख देनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि लॉरेंज बल के आधार पर, देखा आपने प्रश्न बदल गया है, लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की व्याख्या कीजिए, तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग क्या होगा? लॉरेंज बल के आधार पर, लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की व्याख्या। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फैराडे के नियम की व्याख्या हम दो तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, फैराडे के नियम की व्याख्या। फैराडे के नियम की व्याख्या। तो फैराडे के नियम की व्याख्या हम लोग दो तरह से करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक नियम से कर लिया, एक तरीके से कर लिया, आज हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आपने समझ लिया तो ये टॉपिक तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेंगे कि ये एक, सबसे पहले हम मानेंगे कि ए, चलिए बना लेता हूँ तो बात करता हूँ। ये यू आकार का एक चालक है और ये इस प्रकार का है कि ये खांचा जैसा बना हुआ, यानी इस पर कोई चालक क्या हो सकता है, सरक सकता है। क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। जैसे आप किसी घर में देखते होंगे, वो क्या करता है, जो मेन गेट होता है वो क्या करता है, स्लाइड करता है, सरक जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ। वैसे ही ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, ऐसे सरक सकता है। यानी इस पर कोई चालक क्या कर सकता है, सरक सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इस चालक यू आकार का जो चालक है उसका नामकरण मैं कर दे रहा हूँ M, N, O और P। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और एक चालक क्षण है, वो एक चालक है, वो JK है। एक चालक है वो JK है, JK चालक है। वो ध्यान समझिएगा। यानी ये चालक यहाँ से ऐसे ऐसे क्या किया जा सकता है, इस पर सरकाया जा सकता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ये खांचा इस तरह से बना हुआ है कि जैसे क्या कर रहा हूँ, ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ उस पर। क्लियर हो गया? अब और ये जो व्यवस्था है उसको क्या किया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। क्रॉस चिन्ह ये बता रहा है कि उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। और उसकी दिशा की तरह अंदर की ओर है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलिए, और ये चालक इसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और ये चालक इधर, ये JK चालक क्षण है जो इस यू आकार के चालक पर क्या हो सकता है, सरक सकता है। तो इतनी बातें जो मैंने बोली हैं उसको आपको सबसे पहले लिखना है कि माना कोई चालक, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा ताकि सारी बातें ना लिखनी पड़े मुझे। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए कैसे लिखना है। माना एक चालक क्षण, यू आकार का एक चालक क्षण M, N, O, P है, जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में रखा है, स्थित है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अब लंबवत अंदर की ओर है। और कोई चालक क्षण JK जिसकी लंबाई L है, कोई चालक क्षण JK जिसकी लंबाई L है, वो इस चालक MNOP के सहारे सरक सकता है।
जैसा मैंने बोला है एक एक शब्द आपको वैसे ही लिख लेना है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। क्लियर हो गया बेटा? तो अब फिर हम क्या लिखेंगे और फिर आगे क्या लिखना है हमको बोल रहे हैं उसको लिखिए। फिर क्या लिखना है कि माना चालक जेके को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कराया जाता है। कितने वेग से गति कराया जा रहा है? v वेग से गति कराया जा रहा है। तो प्रिय बच्चों, जब चालक क्षण को v वेग से गति कराया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में, इसका मतलब है कि जो बात आपको कल बताई गई थी सेम वही परिस्थिति आ गई कि नहीं आ गई? जी हाँ, सेम वही परिस्थिति आ गई। इसका मतलब है कि चालक जेके के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिरे जे से सिरे के की ओर जाना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ? लॉरेंज बल के कारण। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? शुरू करते हैं कि जब चालक क्षण v वेग से गति करता है, v वेग से गति करता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल कार्य करना आरंभ कर देगा। लॉरेंज बल काम करना आरंभ कर देगा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिरे जे से सिरे के की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो कल क्या था? कल चालक मूव कर रहा था, उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया था, वो बात की बात होगी। अब यहाँ से सुनिए, अब चालक, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बातों को, कि अब जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉनों को की गति को यहाँ से दिखा रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो कहाँ पर पहुँच गया? के पर पहुँच गया। और के पर पहुँच गया तो अब इलेक्ट्रॉन जैसे के पर ही नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको बंद परिपथ मिल गया, तो अब जे से वो किधर जाएगा? के की ओर, और के से कहाँ जाएगा? ओ पर, और ओ से कहाँ जाएगा? एन पर, और एन से फिर कहाँ जाएगा? जे पर। क्लियर होगा कि नहीं होगा? एक बंद परिपथ मिल गया इलेक्ट्रॉन को। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इलेक्ट्रॉन इधर भी तो जा सकता है। जी हाँ, जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बंद परिपथ नहीं मिला, जबकि इधर किसको क्या मिल रहा है? एक बंद परिपथ मिल रहा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन किधर से किधर? जे से के से ओ, ओ से एन और एन से जे की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण लिखेंगे यहीं पर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जे से के से ओ, ओ से एन और एन से जे का पथ, इलेक्ट्रॉन पथ मिल जाता है।
क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को पथ मिल गया, तो अब आप जानते हैं, आपको बताया गया कि मुक्त, अगर किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो जो धारा बहेगी वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगी। और ये धारा यहाँ पर कैसी धारा होगी? प्रेरित धारा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लिखेंगे, अतः इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा, इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा कहाँ से कहाँ होगी? किधर से किधर होगी? J से N, N से O, O से K की ओर, K और K से J की ओर होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी, उसको समझने के लिए अगर हम कहें तो हम इस जो ब्लैक है, ये ब्लैक साइन ये बता रहा है कि प्रेरित धारा की जो दिशा है वो J से N और N से O और K से J की, यानी इधर से इधर की ओर, K से J की ओर बह रही है। क्लियर हो गया? K से J की ओर बह रही है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम, चूंकि ये गति कर रहा है तो हम मानते हैं कि t समय पश्चात, t समय, डेल्टा t समय पश्चात ये जो चालक क्षण JK है वो यहाँ पर ना हो करके बल्कि कहाँ पर पहुँच जाता है? यहाँ पर पहुँच जाता है। यानी ये इस चालक क्षण की नई स्थिति है, जिसको हम J डैश K डैश से प्रदर्शित करते हैं। यानी इस ये चालक क्षण JK डेल्टा t समय में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? इसकी नई जो स्थिति होती है वो J डैश K डैश हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो जो दूरी तय करता है वो कितनी है? डेल्टा x है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करने में जो उसको समय लगता है, जो दूरी तय करता है वो कितना है? डेल्टा x है। यानी डेल्टा t समय में वो डेल्टा x दूरी चलता है और उसकी स्थिति JK से क्या बन जाती है? जो नई स्थिति, इसको हमने J डैश K डैश मान लिया। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है, या ना J डैश K डैश ना लिखना चाहें तो आप वही लिख सकते हैं कि जो JK ही लिख दीजिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ में आ गया होगा। यानी डेल्टा x दूरी चलने के बाद ये इसकी नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले हम कुछ और बातें जानेंगे। प्रिय बच्चों, आपको ये बताया जा चुका है कि जब किसी चालक क्षण में कोई धारावाही चालक है और वो धारावाही चालक किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है। आपको बताया जा चुका है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कोई धारावाही चालक है और उसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। यदि आप भूल गए हों तो उसको मैंने बताया था कि वो लगने वाला जो बल है वो F बराबर किसके होगा? बिल के होगा। याद करने का तरीका भी मैंने इसमें बताया था कि F बराबर बिल के होगा। यानी यदि धारावाही चालक की लंबाई L है, यदि धारावाही चालक में बहने वाली धारा I है और वो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर किसके होगा? बिल के होगा। तो प्रिय बच्चों, आप ध्यान दीजिए। और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ये भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर लिखना होगा O से K से J की ओर होगी। ठीक, तो जब ये अब देखिए यहाँ पर ये चालक JK है कि नहीं है, इसमें धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, ये धारा किधर से किधर बह रही है? K से J की ओर बह रही है कि नहीं बह रही है? जी हाँ, बह रही है। तो अब
और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? जी हाँ, रखा हुआ है। तो इस चालक पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? जी हाँ, निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि इस चालक में धारा भी बह रही है और ये चालक किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित भी है, तो इस पर एक बल लगेगा और उस बल का मान कितना होगा? F बराबर बिल के बराबर होगा, जहाँ B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, I क्या है? इसमें बहने वाली धारा है, भले ही वो प्रेरित धारा हो, और L क्या है? लंबाई है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब प्रिय बच्चों, इस बल की दिशा को लगाने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या कहा जाता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। तो अब हम अगर इस चालक की बात करें तो तर्जनी अंदर की ओर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिया, और मध्यमा देखिए धारा की दिशा में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि धारा की दिशा यहाँ पर कहाँ से कहाँ है? के से जे की ओर है कि नहीं है? यानी नीचे से ऊपर की ओर है कि नहीं है? और हमारा मध्यमा भी, इसकी भी दिशा नीचे से ऊपर की ओर है कि नहीं है? और तर्जनी अंदर की ओर का है कि नहीं है? यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा कि नहीं बताएगा? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अर्थात इस चालक पर एक बल कार्य करने लगा और वो बल चालक के विपरीत दिशा में कार्य करता है, चालक के गति के विपरीत दिशा में काम करता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लिखेंगे यहाँ पर कि इस स्थिति में चालक पर एक बल F बराबर बिल कार्य करेगा, जिसकी दिशा चालक की गति के विपरीत दिशा में होगी, चालक की गति के विपरीत दिशा में होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर इस चालक को, अब देखिए चालक आगे बढ़ रहा था और पीछे एक बल काम करना, यानी इसने इसको, चालक किधर जा रहा है? उधर की ओर, और बल पीछे लग रहा है, यानी इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? जी हाँ, कर दिया। तो जब यह बल चालक की गति का क्या कर रहा है? विरोध करता है। तो अगर हमें इसे उसी गति से आगे बढ़ाना है तो जितना बल इधर लग रहा है उतना बल ही इधर लगाना पड़ेगा, ताकि परिणामी बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। और जब परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो क्या होगा? वो उसी वेग से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब परिणामी बल शून्य होगा तो जब बराबर m में से त्वरण शून्य होगा, और त्वरण जब शून्य हो जाएगा यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो उसी गति से आगे बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? अतः चालक को उसी वेग से आगे बढ़ाने के लिए विपरीत दिशा में उतना ही बल F डैश लगाना होगा, यानी इधर इस तरफ कितना बल लगाना होगा? F डैश लगाना होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है आज, लेकिन अब इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है, यहाँ से समस्या हो जाएगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब
इस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा, यानी डेल्टा टी समय में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यदि डेल्टा टी समय में चालक डेल्टा एक्स दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है, डेल्टा एक्स दूरी तय करता है। यदि चालक डेल्टा टी समय में डेल्टा एक्स दूरी तय करता है तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और यहां पर कार्य की जगह पर हो गया W बराबर हो गया बल, कितना बल लग रहा है, IBL, या बिल भी लिख सकते हैं, बिल इंटू विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा एक्स। कितनी दूरी, डेल्टा एक्स। लेकिन यहां पर चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का चिन्ह माने से बता रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो बल के विरुद्ध किया जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो W बराबर किसके हो गया, बल गुणे विस्थापन। बल कितना हो गया, माइनस BIL। माइनस ऋण चिन्ह क्या चिन्ह बता रहा है, ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो बल के विरुद्ध हो रहा है। और विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा एक्स। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अतः चालक के सिरों के बीच का विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल, यही तो है, विकल्प बताया गया है। चाहे उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे या तो विभवांतर बोलेंगे। और V बराबर किसके होता है, W/Q के। V बराबर W/Q के। लेकिन यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की तुलना होनी, तो जहाँ पर E है, V है, वहाँ पर E लिखे और E बराबर लिख दिया मैंने W/Q के। देख देखिए, चूंकि V बराबर किसके होता है, W/Q। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से E = W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -BIL इंटू डेल्टा एक्स अपान Q। यदि इसमें बहने वाली धारा I हो, कितनी हो, I हो, और ये कितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, डेल्टा T समय में, तो Q बराबर किसके हो जाएगा, I इंटू डेल्टा T। Q बराबर किसके हो जाएगा, I इंटू डेल्टा T। Q बराबर I इंटू T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू डेल्टा T। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा E बराबर -BL और डेल्टा एक्स बटे डेल्टा T, विस्थापन बटे समय, यानी क्या हो गया, वेग हो गया कि नहीं हो गया। और इस चालक का वेग कितना माना गया है, V माना गया है कि नहीं माना गया है, तो ये हो गया V। लिख देंगे, चूंकि डेल्टा एक्स बटे डेल्टा T = V। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी को आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः अब हमने क्या बताया अभी कि चालक कहाँ से कहाँ, डेल्टा T समय में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। कितनी दूरी विस्थापित, कितना विस्थापित हो रहा है, डेल्टा एक्स विस्थापन हो रहा है। तो इसका मतलब वो चुंबकीय फ्लक्स को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, जी हाँ काट रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जी हाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो उसको जानने से पहले
हम ये देखेंगे कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, इसके चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। तो प्रिय बच्चों, पहले चालक कहाँ था, यहाँ पर था, और अब चालक कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर। यानी यहाँ पर पहुँचने से पहले चालक ने इतना क्षेत्रफल तय किया कि नहीं तय किया? जी हाँ, तय किया। तय किया कि नहीं किया? तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर किसके होगा, बी इंटू डेल्टा ए के। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ फाई तो डेल्टा फाई लिख दिया आपने, ए को डेल्टा ए लिख दिया, लेकिन बी को डेल्टा बी नहीं लिखा। ऐसा बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो प्रिय बच्चों, आपको ये जानना है, मैंने बहुत पहले ये बताया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। या तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, या तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, या दोनों में परिवर्तन हो, या दोनों की दिशा में परिवर्तन हो। प्रिय बच्चों, यहाँ पर चूंकि ये जो चालक है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, अर्थात उसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, बी ही रखेंगे। इसलिए यहाँ पर बी ही लिखा गया। लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है, क्योंकि इतना क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने इतना क्षेत्रफल तय कर लिया। इतनी दूरी डेल्टा एक्स दूरी और क्षेत्रफल ये पूरा, और उसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा ए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, इसलिए डेल्टा फाई बराबर किसके हो गया, डेल्टा फाई बराबर हो गया बी, बी को मैंने बी लिख दिया, और डेल्टा ए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर किसको होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई इस चालक की लंबाई के बराबर होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, होगी। और चालक की लंबाई को मैंने कितना माना है, एल माना है। तो चालक की लंबाई एल हो गई, और इसकी जो चौड़ाई है वो किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एल इंटू डेल्टा एक्स। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डेल्टा फाई बटे, अगर मैं डेल्टा टी निकालूं, डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, बी इंटू डेल्टा सॉरी बी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसलिए डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू बी बी हो गया, एल एल हो गया, और डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी क्या हो गया, वी हो गया। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या देख सकते हैं आप, समीकरण 1 और 2 से क्या देख सकते हैं आप, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, क्या नहीं है, माइनस नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि E इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस को माइनस लिख दिया, वी एल वी, और वी एल वी किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और यही तो फैराडे का नियम है। तो E इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी आ गया। और यही तो फैराडे का नियम है मेरे बच्चों, कि किसी कुंडली या परिनालिका में या किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो आ गया कि नहीं आ गया? और ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो इस तरह से मैंने आज लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे की नियम की व्याख्या कर दी है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबा वीडियो बना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरह से आपको समझाया है। फिर भी यदि कोई समस्या रहेगी तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद।